वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक और हिस्ट्री के शानदार वीडियो में स्वागत है आपका। तो आइए अपने हिस्ट्री के लेक्चर की तरफ आगे बढ़े। हिस्ट्री जो कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग आपको लगती है, पर भैया यही बोरिंग सब्जेक्ट आपको 20 से 25 नंबर दिला सकता है। भाई 20 से 25 सवाल इससे फंसेंगे। तो आप देखो, पढ़ाई किसको करना पसंद है भाई? कोई नहीं चाहता कि वो दिन भर पढ़े ना। आप देखो ना भाई, अब रोड पे निकलो, हर आदमी खाता पीता घूमता फिरता फ़ोन चलाता, लोग इसी में व्यस्त हैं। तो समीक्षा अधिकारी, एसडीएम, डीएसपी कहाँ इतने लोग बन पाते हैं? बहुत ही मिनिमम परसेंटेज लोग बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पढ़ना थोड़ी पसंद है। अब यही जो लगातार कंसिस्टेंट रहे कि लगातार रिवीजन लगातार रिवीजन लगातार रिवीजन प्रैक्टिस करेगा, भाई उसका एग्जाम निकलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ करेंसी प्रिवलेंट इन मॉडर्न सोसाइटी? तो बहुत ही आसान सवाल। मौर्य सोसाइटी में जो मुद्रा चलती थी उसको पाना बोलते थे। क्या बोलते थे? पाना या पाण। ठीक है, याद रखिएगा, क्या बोलते थे? पाण बोलते थे। फिर अब ये गवर्नर जनरल है, इनको क्रोनोलॉजी में लगाना भाई। जैसे वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर और लॉर्ड वेल्सली। तो अब आपका पूरा गवर्नर जनरल का भी रिवीजन हो जाएगा इससे। तो वॉरेन हेस्टिंग का आपको समय याद होगा भाई, 1773 से 1785 में आता है ये, है ना। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है इसका कार्यकाल। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये कब आता है? 1786 से 1793 ये आता है। ठीक है। फिर जॉन शोर 1793 से 1798 तक चलता है। फिर 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेल्सली आ जाता है। ठीक है, तो आसान था, आराम से आपने बता लिया। तो 1 2 3 4 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 1 2 3 4। अब फिर से गवर्नर जनरल की क्रोनोलॉजी लगानी है आपको। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड एमरेस्ट, लॉर्ड हेस्टिंग और जॉर्ज बार्लो। थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए और इसको क्रोनोलॉजी में लगाने का प्रयास करिए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का तो बहुत ही फेमस है भैया, सबको याद भी होगा और होना चाहिए। 1828 से 1835। कब था? 1828 से 1835। ठीक है। और एमरेस्ट इससे पहले था, 1823 से 1828 तक लॉर्ड एमरेस्ट का शासनकाल था। ठीक है। फिर इसके बाद आता है लॉर्ड हेस्टिंग, उसका इससे भी पहले था, 1813 से 1823 लॉर्ड हेस्टिंग था अपना। और फिर जॉर्ज बार्लो की बात करते हैं, 1805 से 7 कर लो इसका, है ना। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले 1805 से 7 जॉर्ज बार्लो हो गया, 13 से 23 लॉर्ड हेस्टिंग है, 23 से 28 एमरेस्ट, 28 से 35 विलियम बेंटिक है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी इसकी आपकी 103 की डी हो जाएगी। अगले में फिर आपको देखिए, लॉर्ड जो गवर्नर जनरल है, तो पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा इसी तरीके से। देखिए प्रश्न आपको इसके SCS अरेंज करके देता है, इसलिए SCS से बाहर कुछ नहीं जा सकता। लॉर्ड मेटकैफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलनब्रो। अब इसका टाइम पीरियड आपको सेट करना है। देखिए, और गवर्नर जनरल को लर्न जरूर कर लीजिएगा ना एक बार। गवर्नर जनरल जितने हैं और वाइसरॉय जितने हैं, उनकी टाइमिंग जरूर लर्न कर लीजिएगा। काफ़ी सवाल फंसते हैं, क्योंकि ऐसे पूछ लेगा किस गवर्नर जनरल के काल में ये क्या कब हुआ, किसके गवर्नर के शासन काल में हुआ, है ना। तो एलन इनका टाइम क्या था? 1842 से 44 में हुआ एलन ब्रो, है ना। सती कह रहा हूँ, स्लेवरी का अंत हुआ था 1843 में इन्हीं के शासनकाल में। डलहौजी भैया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो लाया था 1848 से 1856, काफ़ी ज़्यादा फेमस। फिर लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 में। और मेटकैफ की बात करें तो 1835 से 36 में। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी इसकी 104 की क्या बन जाएगी? सी बन जाएगी। ठीक है, 1 2 4 3। फिर अब इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है आपको। लॉर्ड मायो, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस और लॉर्ड नॉर्थब्रोक। तो लॉर्ड मायो तो आपको याद ही होगा, इसके शासनकाल में पहली जनगणना भी हुई थी 1872 में, है ना। तो भैया देखो, सबसे पहले आप शुरुआत कर लो लॉर्ड नॉर्थब्रोक की अगर बात कर लें तो 1872 से 1876। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रोक 72 से 76। फिर जॉन लॉरेंस की अगर बात करें हम लोग, जॉन लॉरेंस ये 1864 से 1869 तक जो थे ये वॉइसरॉय था। ठीक है, वॉइसरॉय की बात करें तो 1874 से 64 से 69 हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग आपको पता है भारत का पहला वॉइसरॉय था, तो 1862 तक रहता ही है, वही 56 से 62 तक कह सकते हो, क्योंकि 1858 में पहला वॉइसरॉय भारत का यही बनता है। लॉर्ड मायो भाई 1872 में जनगणना जब होती है तो 1869 से 72 तक ये लॉर्ड मायो रहता है। ठीक है। अब लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो याद इसको रखना दोस्तों, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। लॉर्ड रिपन ने क्या करा था? रेगुलर जनगणना चालू कराई थी।
1880 से 84 है इसका समय। और लॉर्ड लिटन, ये भी काफ़ी फेमस है, बहुत सारे काम हुए थे इसके में 1876 से 80 में। डफरिन के टाइम में कांग्रेस भी बन गई थी 1884 से 1888 में। लॉर्ड कर्जन की बात करें 1899 से 1905 में लॉर्ड कर्जन, ठीक है। चलो अब इसके बाद है सिंधु सभ्यता के स्थल को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। इन द सिविलाइजेशन को नॉर्थ से साउथ, यानी उत्तर से ऐसे दक्षिण की तरफ नॉर्थ टू साउथ में लगाना है। आलमगिरीपुर, रोपर, बनावली, राखीगढ़ी, कौन सा सही होगा इसमें, ठीक है। तो आराम से लगा सकते हो। आलमगिरीपुर भैया उत्तर प्रदेश में है, रोपर पंजाब में है, और बनावली हरियाणा में है, और राखीगढ़ी कहाँ पे है, ये भी आपका हरियाणा में है, ये भी आपका हरियाणा में है। तो नॉर्थ टू साउथ आराम से लगा सकते हो। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 107 का बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो महाजनपद थे वैदिक पीरियड में 16 महाजनपद, अब इनको नॉर्थ टू साउथ लगाना। और एक चीज़ और याद रखो, जो ये 16 महाजनपद हैं इनकी राजधानी अगर नहीं याद है तो तुरंत याद कर लो अभी आज ही। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, कौन सी जो 16 महाजनपद है प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, जैसे मत्स्य कहाँ है, अवंती कहाँ है, कुरु कहाँ है, पांचाल कहाँ है ना। तो इन सबको भी ज़रूर देख लेना। कम्बोज, काशी, बहुत ज़रूरी है ये। अब इसको नॉर्थ टू साउथ में लगाना, जैसे काशी, कम्बोज, कुरु, अशमाक। तो जैसे काशी, इसकी राजधानी क्या है, वाराणसी थी। कम्बोज की क्या थी राजधानी, हाटक कह सकते हो, हाटक या राजपुर भी कई जगह मिल जाएगा आपको। और फिर कुरु की राजधानी की बात करें तो इंद्रप्रस्थ थी इसकी राजधानी, क्या थी, इंद्रप्रस्थ। और अशमाक की बात करें अगर, तो जो अशमाक था इसकी राजधानी क्या थी, पोटली या पाटेली भी कह सकते हो अशमाक की राजधानी। तो नॉर्थ टू साउथ लगाओगे तो ये सी सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैप देख के 16 महाजनपद कर लो। ये लो भैया, आप तो मैप देखो ना, मैं खुद ही ले आया हूँ, देख लो भैया। ये कम्बोज, गांधार, कुरु, पांचाल, कोसाला, मल्ल, वृजी, अंग, काशी, मगध, वत्स, क्षेत्या, अवंती, मत्स्य और अशमाक या अशाक, ठीक है। तो इसको एकदम अपने दिमाग में फिक्स कर लो। इनमें से 8 महाजनपद ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में, ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है। 8 महाजनपद हैं जो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। अब 109 कह रहा है इन द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण में लगाना है इन अभिलेखों को, जैसे सहबाजगढ़ी, मनसेहरा, कलसी और कलिंग, ठीक है। इसको लगाना है आपको। तो ये अशोका के अभिलेख हैं, तो अशोका के जो अभिलेख हैं उनको जरूर याद कर लेना कि इस अभिलेख में क्या दिया, जैसे धम्म किस में दिया हुआ है, अशोका का नाम देवानामपियत किस में दिया हुआ है, तो ये भी आपको देखना है। जैसे देख सकते हो मनसेहरा, सहबाजगढ़ी, कांधार अभिलेख है, कलसी है, मेरठ है, लुम्बिनी है, कौसाम्बी है, सोपारा है, सन्नति है, अमरावती है, जुगड़ा है और धौली है ना। तो ये जरूर देख लो एक बार। कलिंग आपको पता ही है, इतना फेमस है कलिंग। तो इसका आंसर जो है 1 2 3 4 सही हो जाएगा। अब ये है, इनको आपको वेस्ट टू ईस्ट यानी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ इंस्क्रिप्शन को लगाना है, जैसे कौसाम्बी, रुमेंदेही इंस्क्रिप्शन, लौरिया नंदनगढ़ और टोपरा। तो लगाओ भाई वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट में अगर आप चलोगे तो सबसे पहले जैसे आपको क्या मिल जाएगा, कौसाम्बी की बात करें तो कौसाम्बी है, उत्तर प्रदेश में कौसाम्बी मिल जाएगा भाई। रुमेंदेही पिलर इंस्क्रिप्शन ये लुम्बिनी में, नेपाल में है। और लौरिया नंदनगढ़ की बात करें ये बिहार में है, लौरिया नंदनगढ़ बिहार में। टोपरा की बात करें ये उससे भी पहले हरियाणा में है, कहाँ पे, हरियाणा में है। तो आप समझ रहे होगे, अब मिला सकते हो। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 4 1 2 3 है ना, क्योंकि ये हरियाणा है पहले, फिर ये आएगा कौसाम्बी, फिर रुमेंदेही नेपाल का लुम्बिनी डिस्ट्रिक्ट और लौरिया नंदनगढ़। अब है एड ऑन द 4 मेजर खलीफा ऑफ इस्लाम इन सीक्वेंस, इस्लाम के 4 प्रमुख खलीफाओं को कालानुक्रम में लगाना है आपको। तो 4 खलीफा जो कालानुक्रम में थे, अबू बकर, उस्मान, अली, उमर। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि टर्की देख रहे हो न्यूज़ में आ गया पाकिस्तान से वॉर में थोड़ा बहुत सपोर्ट करके, है ना। तो इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अबू बकर है 632 से 634 ये था इसका टाइम पीरियड। और फिर उसके बाद उमर की बात करें 634 से 644 में ये आ जाता है। उमर के बाद आता है आपका उस्मान 644 से 56, और फिर आता है अली 656 से 61। एकदम रट डालो इसको, इसके सवाल को, इसके फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ना। तो सबसे पहले अबू बकर 632 से 34, फिर आपका उमर है 634 से 44, 44 से 56 उस्मान है, और 56 से 61 अली है, ठीक है। यानी 111 का सी हो जाएगा। अब सेलेक्ट द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ राइन ईयर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का शासनकाल जो है अवरोही क्रम में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ज़्यादा से कम में। तुगलक, ममलूक यानी स्लेव, लोधी और सैयद डायनेस्टी। तो सबसे पहले जैसे मैं स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी की बात करूं तो 1206 से 1290 तक है, ये आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक करता है।
स्लेव यानी मुमलूक के बाद आता है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी का भी सुन लो, यहाँ दिया नहीं है, जैसे पूछ नहीं रहा मतलब। तो खिलजी कब आती है? खिलजी आती है आपकी 1290 से 1320 तक, ये खिलजी डायनेस्टी आ जाती है। ठीक है, कौन सी आ जाती है? खिलजी, 1290 से 1320। और जो मुमलूक है ये कब चलती है आपकी? 1206 से 1290 तक। खिलजी के बाद तुगलक आएंगे 1320 से 1414 नंबर पे तुगलक आ जाते हैं। और स्लेव, खिलजी, तुगलक, फिर सैयद आते हैं। सैयद आते हैं 1414 से 1451। लोधी बहुत अंत में आएंगे 1451 से 1526। तो याद रखो भाई, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, 1206 से 1290, खिलजी 1290 से 1320, तुगलक 1320 से 1414, सैयद फिर आ जाएंगे आपके कब? 1414 से 51, और लोधी 1451 से 1526। तो क्रोनोलॉजी आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गए। विजय तक आने वाले विदेशी यात्रियों का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले जैसे अब्दुल रज्जाक, निकोलो कोंटी, बारबोसा और पियूस। और ये देखिए, इस तरह के सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम लोग देख रहे हो ना, इजी टू मॉडरेट फिर टफ लेवल, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी पसीने छूटने वाले भी सवाल आएंगे, जिसको देख के पैंट गीली हो जाएगी। कहते हैं ना वांटेड में गीली है ना, तो देखो भाई, निकोलो कोंटी है ना, ये आया था कब? 1420 में आया था भाई। और अब्दुल रज्जाक की बात करें, थोड़ा लेट है ये, 1443। और बारबोसा की बात करें अगर, बारबोसा ये कब आया? ये क्योंकि 15 सेंचुरी के आसपास ये आएगा। और पियूस भी उसी के आसपास, क्योंकि ये दोनों पोर्तुगीज़ ही थे, है ना। ये दोनों कौन से थे? पोर्तुगीज़ ट्रेवलर थे। मतलब इसको मानो अब पियूस, मतलब जो पियूस है, पियूस कह रहा हूँ, डोमिनिगो पीस कह सकते हो। 1500 यही है, 20 से 21 के आसपास। ठीक है, कृष्णदेवराय के टाइम में क्योंकि आता है, इसको देख लेना आप। तो यानी 113 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब इसमें से कह रहा कौन सा सही मैच नहीं करे, अभी मैंने आपको बताया, ममलूक, खिलजी, तुगलक, लोधी। ये वाला आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, क्योंकि अभी बताया मैंने आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ बुद्धिस्ट लिटरेरी टेक्स्ट? मिलिंद पनाहो, महावस्तु, उड़ान या कलावंश? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, मिलिंद पनाहो, महावस्तु, उड़ान ये सब बुद्धिस्ट है, कलावंश नहीं होगा। फिर कह रहा है 116 में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? जैसे केशव चंद्र सेन, इंडियन ब्रह्म समाज की स्थापना, विनोबा भावे, मद्रास हिंदू एसोसिएशन, राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा, और श्री नारायण गुरु अरविपुरम आंदोलन। तो बहुत ही आसान है, विनोबा भावे जो थे ये भूदान मूवमेंट जो चला था उससे संबंधित है 1951 में। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी ये सही हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत आने वाले यूरोपीय देशों में अंतिम था भाई? तो कौन स्वतंत्रता पूर्व, वो अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन और लास्ट टू केम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर, है ना, यानी आज़ादी से पहले अंत में कौन आया था? तो ये तो बहुत ही आसान है, आपको पता होगा इसके बारे में। फ्रेंच वर दी लास्ट यूरोपियन टू केम इन इंडिया, है ना, यानी सबसे पहले पोर्तुगीज़ आते हैं, फिर डच आते हैं, इंग्लिश, डैनिश, फ्रेंच, इनको माना जाता है ना, पोर्तुगीज़, डच, इंग्लिश, डैनिश, फ्रेंच। फिर पातशाहनामा किस मुगल शासक के बारे में? पातशाहनामा डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? तो पातशाहनामा किसके बारे में है? ये है आपके शाहजहाँ के बारे में। असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस लिया गया था? इन विच ईयर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विड्रॉ? जिसके बाद 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बन जाता है, जो काकोरी ट्रेन हत्याकांड वगैरह भी करते हैं बाद में 1925 में। तो नॉन कॉपरेशन को गांधी जी ने कब ले लिया था वापस? ये तो आपको पता ही होगा, 1922 में। असहयोग आंदोलन में कौन शामिल थे? हु वॉज इन्वॉल्व इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो इसमें कौन शामिल थे? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, तीनों ही शामिल थे। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो ये तो भाई मतलब पेट से बच्चा जो नहीं आया है पेट में, उसको भी पता होगा ये वाला, क्या? चौरी चौरा इंसिडेंट। अब मैं आपसे इसमें बस एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, रॉलेट एक्ट, इसका टाइम पीरियड, चौरी चौरा का टाइम पीरियड, जलियांवाला बाग मैसकर का टाइम पीरियड, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताओ। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? व्हेन वॉज सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड? तो ये सूरत सेशन कब हुआ था आपका? 1907 में, जो सूरत स्प्लिट भी कहते हैं, जहाँ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में विभाजन हो गया था, है ना, बंगाल विभाजन जो हुआ था। उसके बाद इन लोग की आइडियोलॉजी, वो लोग कह रहे थे स्वदेशी मूवमेंट पूरे देश में चलाओ, और कांग्रेस वाले कह रहे थे नहीं अभी नहीं चलाओ इसको लेके। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कितने की थी? अब ये वाला सवाल पूछ रहा है, जो 1907 में सूरत सेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करी थी रासबिहारी घोष ने। किसने करी थी? रासबिहारी घोष ने। उदारवादी नेता कौन थे इनमें से? लिबरल लीडर कह सकते हो जिनको, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे ही उदारवादी, लिबरल या मॉडरेट कह सकते हो आप इनको। और उग्रवादी दल के नेता, तो लाल बाल पाल सुना होगा, विपिन चंद्र, मतलब लाल बाल पाल,
लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, ये सब एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। मतलब ये लोग आंदोलन के पक्ष में थे। वो लोग प्रेयर पॉलिटिशियन की भैया विनती करो, ये लोग कहते विनती विनती नहीं, जूतम लात होएगी अब इनसे सीधा। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? अभी बताया 1907 में, सूरत स्प्लिट। अध्यक्षता किसने करी थी? रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष ने। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता जो बेलगाम सेशन में एकमात्र सेशन ही अध्यक्षता करी थी, कब करी थी? 1924 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि से नवाजा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि कब दी थी? तो ये दी थी चंपारण सत्याग्रह में 1917, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। क्विट इंडिया मूवमेंट, कमेंट बॉक्स में बताओ इसका समय। सिविल डिसऑबिडेंस समय बताओ। नॉन कोऑपरेशन समय बताओ। बता दो यार, रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद व्हेन वाज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्मेशन? मॉर्ले मिंटो सुधार कब आया था भैया? मॉर्ले मिंटो है ना, बहुत ज़्यादा मतलब इन लोग ने टेंशन क्रिएट कर ली थी मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए 1909 में। एक सवाल इसमें और ऐड बन सकता है, मॉर्ले और मिंटो, इसमें से मैं आपसे पूछ लूँ वॉयसरॉय कौन था? ठीक है, धमाकेदार उत्तर देते जाओ, सिलेक्शन चाहिए, एकदम एक्टिव बैठे रहो, कोई कुछ पूछे चट से बताओ। कुछ क्या मतलब जो एग्जाम के लिए ज़रूरी उतना ही मैं बता रहा हूँ आपको। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी भाई? तो खिलाफत को महात्मा गांधी लिंक करना चाह रहे थे नॉन कोऑपरेशन से, है ना, ताकि हिंदू मुस्लिम में यूनिटी बना सके। तो खिलाफत मूवमेंट कब आएगा? इनमें से कौन सा टाइम होगा भाई? आसानी से बता सकते हो कि सर 1919, क्योंकि 1920 में नॉन कोऑपरेशन चालू हो जाएगा। अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई? वो द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। तो कौन बना था इसके खिलाफत कांग्रेस के प्रेसिडेंट? महात्मा गांधी जी को बनाया गया था। तभी तो जिन्ना थोड़ा नाराज हो गए थे कि महात्मा गांधी खिलाफा जो इशू है इसमें क्यों पढ़ रहे हैं। गांधी जी ने पहली सत्याग्रह प्रयोग कब किया था? व्हेन गांधी जी कंडक्ट द फर्स्ट सत्याग्रह एक्सपेरिमेंट। तो ये भी आसान है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया? तो आपके मन में फर्स्ट सत्याग्रह को लेके कौन चंपारण आ रहा हो, पर नहीं, 1906 में साउथ अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा था, ठीक है, वहाँ पे जो बॉन्डेज लेबर वगैरह चल रहे थे उनके लिए। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब की थी? टॉलस्टॉय फॉर्म की, जो कि साउथ अफ्रीका में है, टॉलस्टॉय फॉर्म। क्या होगा इसका सही उत्तर? 1910। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब की थी? 1910 में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र कब शुरू करा था? तो पहली चीज़ ये याद रखना, इंडियन ओपिनियन जो है ये गांधी जी का अखबार था, साउथ अफ्रीका से शुरू करा था। शुरू कब किया था? 1903 में। शुरू कब किया? 1903। टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया 1910। पहला सत्याग्रह एक्सपेरिमेंट 1906। तो वर्ष एकदम याद रखो, 1903 इंडियन ओपिनियन। कांग्रेस की स्थापना के समय निम्नलिखित में से किसने मुस्लिमों को कांग्रेस से दूर रहने के लिए प्रेरित किया था? At the time of establishment of Congress, which of the following motivated the Muslims to stay away from the Congress? तो इनमें से कौन कहेगा भाई मुस्लिमों से कि दूर रहो कांग्रेस से? तो ये कहना था सैयद अहमद खान का, सैयद अहमद खान का। Who among the following opposed चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था इनमें से? एन.जी. रंगा, रविन्द्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय या वीर सावरकर। तो जो एन.जी. रंगा थे, एन.जी. रंगा, इन्होंने बहुत विरोध करा था। इसके बाद एम.जी. रनाडे निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित नहीं थे? M.G. Ranade was not associated with which of the following organization? प्रार्थना समाज, पूना सार्वजनिक समाज, सेवा सदन या भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। तो ये थे आपका सेवा सदन, ठीक है। सेवा सदन की स्थापना 1908 में हुई थी। बहराम जी मालाबारी, कौन? बहराम जी मालाबारी कह सकते हो, इन्होंने स्थापना करी थी इसकी। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद निम्नलिखित में से किसने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी? Who among the following renounced the टाइटल केसरी हिंद आफ्टर जलियांवाला बाग मैसकर? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? किसने भैया केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी? महात्मा गांधी जी ने। अगेन आपके लिए एक सवाल, जलियांवाला बाग मैसकर का टाइम पीरियड। निम्नलिखित कांग्रेस अधिवेशन और उनके अध्यक्ष की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, ये बताना है। बेलगाम सेशन महात्मा गांधी जी, कानपुर सेशन सरोजनी नायडू, गया सेशन जवाहरलाल नेहरू, लखनऊ सेशन अंबिका चरण मजूमदार। तो बेहद आसान सेशन है, मतलब बेहद आसान सवाल है, पढ़ा होगा आपने इसको। कि नेहरू जी ना होके चितरंजन दास थे गया सेशन में, ठीक है, C.R. दास या चितरंजन दास, बाकी सही है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित समाज सुधारक संगठन और उनके स्थापना वर्ष में कौन से जोड़ा सही सुमेलित नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। परमहंस मंडली, देवबंद, अहमदिया मूवमेंट, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो कौन सा इसमें से सही मैच नहीं है? तो पहला गलत है। परमहंस मंडली 1849 में ददोबा भाई पांडुरंग ने इस्टेब्लिश करी थी। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएगी। मध्यकाल में प्रयोग होने वाला जो रहट है, इसका क्या मतलब, रहट क्या था? व्हाट वाज दी राहत या रहट यूज्ड इन मिडीवल टाइम? तो ये क्या था? सिंचाई में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी थी एक तरह से,
टेक्नोलॉजी थी यूज इन इरिगेशन, राहत बोलते थे उसको। अभी एक तरह से क्या था, कुएं से पानी निकालने के लिए कुएं में ऐसे गोल गोल ड्रम टाइप के फंसा दिए जाते थे, फिर बैलों को चलाया जाता था तो कुएं से पानी निकलता रहता था। ये एक प्रोसेस था। गूगल पे देख लेना, रेहट मिल जाएगा अगर इमेज देखनी हो। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसने रखा था? तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, 1934 में सबसे पहले M.N. रॉय ने ये जो है संविधान सभा का आइडिया रखा था। यानी 142 का आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा संस्कृति की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ हड़प्पन कल्चर? तो रेड ब्लैक पॉटरी, टेराकोटा मूर्तियाँ यानी टेराकोटा मूर्तियाँ, चित्रात्मक स्क्रिप्ट, मेटलिक मनी। तो ये गलत है भाई, धात्विक धन थोड़ी यूज़ करते थे भाई। आप कहोगे सर सील तो यूज़ करते थे, तो सील पैसा थोड़ी था भाई। सील तो एक तरह से वो सिंबल की यूज़ करते थे ऐसा, पर हो सकता है वो करेंसी के तौर पे यूज़ तो करते, पर वो मेटलिक मनी थोड़ी था, है ना। वो तो सील थी भाई। बाकी तीनों सही है। ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सेंट थॉमस किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो सेंट थॉमस जो थे किसके शासनकाल में भारत आए थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोंडोफन। क्या हो जाएगा? गोंडोफन। इसके बाद निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में प्रतिरोध का प्रभार संभाला था? विच अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल टुक चार्ज ऑफ रेजिस्टेंस इन झांसी ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट? तो ये संभाला था झांसी से किसने? ह्यूज रोज ने। किसने? ह्यूज रोज ने। और अगर दिल्ली से पूछ ले भाई, दिल्ली से कौन लीड कर रहा था, तो इसको भी याद रखना, जॉन निकोलसन थे। कौन थे? जॉन निकोलसन दिल्ली से लीड कर रहे थे। लखनऊ से कौन लीड कर रहा था? लखनऊ से थे हेनरी लॉरेंस। कौन थे? हेनरी लॉरेंस। ये लखनऊ से थे, हेनरी लॉरेंस। ठीक है, कानपुर से बात कर लें। कानपुर से कौन था भाई? मेरे कानपुर से कॉलिन कैम्पबेल, है ना, कॉलिन कैम्पबेल। ये देख रहे थे इसको, कॉलिन कैम्पबेल। ठीक है, तो यही सब है जो पूछ सकता है। चलो आगे है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना 1915 में किसने करी थी? बर्लिन कमेटी स्टैब्लिश हुई थी, टाइम याद रखना, 1915 में। और करी किसने थे अगर ये पूछ ले आपसे, तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। बर्लिन कमेटी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। किसके तहत बंगाल, मद्रास, बम्बई और अन्य सभी क्षेत्रों को गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में रखा गया था? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड ऑल अदर टेरिटरीज वर प्लेस अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल बाय। तो बहुत ज़्यादा आसान सवाल, पॉलिटी में पढ़ा होगा ये आपने। किस में पढ़ा होगा? पॉलिटी में। तो ये था चार्टर एक्ट 1833। कौन सा? चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, चलिए। 1905 में किस कांग्रेस अधिवेशन ने बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था? विच कांग्रेस सेशन सपोर्टेड द स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट फॉर बंगाल इन 1905? तो जो बंगाल विभाजन हो गया था उसमें कौन सा कांग्रेस सेशन हुआ था? तो क्या उत्तर हो जाएगा? बनारस सेशन। कौन सा? बनारस सेशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे। ठीक है, फिर बृहद संहिता के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ बृहद संहिता? बृहद संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई है बृहद संहिता। बृहद संहिता किसने लिखी? वराहमिहिर ने लिखी है। फिर कह रहा, हु गेव द स्लोगन कम टू दिल्ली एंड गिव मी ब्लड आई विल गिव यू अ फ्रीडम? बहुत ही आसानी, तो बचपन में पढ़ा होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और एक चीज़ और है, क्या? दिल्ली चलो आंदोलन है, दिल्ली चलो मूवमेंट। ये किसने चलाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। धमाकेदार रिवीजन आपका मैंने कराया है, मज़ा आ गई होगी आपको। फिर से एक बार चाहे तो रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये सब।